निम्न में से कौन सी रचना है जो सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार है जो सुमेलित नहीं है? परिमल निराला, दीप शिखा महादेवी वर्मा जी, जो पल्लव है पंत, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। बताइए तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करें साहब तो डी विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि प्रेम पथिक श्रीधर पाठक यहाँ पर दिया गया तो ये सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलन क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई बात। आगे तो देखिए, जबकि बाकी हम बात करें परिमल निराला है, दीप शिखा जो है महादेव वर्मा, पल्लव पंत। अब श्रीधर पाठक की एक जो प्रथम रचना भी मानी जाती है जो प्रसिद्ध है, ये इनका ध्यान में रख लिएगा। इनकी रचना है वो गुणवंत हेमंत। कौन सी है? गुणवंत हेमंत, ये है अपने पाठक जी की, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। सवाल है दूसरा अपना कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना? प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है या किसकी है? प्रसाद, पंत, महादेवी या फिर निराला? बताओ जी। तो ये अपने है पंत की। किसकी है? पंत की है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सवाल है निहार, रश्मि, निर्जा ये काव्य संग्रह किनके हैं? ये सवाल कई बार आया है। निहार, रश्मि, निर्जा ये काव्य संग्रह किनके हैं? पंत, निराला, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। क्या उत्तर हो जाएगा? आसान है, उत्तर हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा। निहार, रश्मि, निर्जा काव्य संग्रह किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। और रचनाओं की बात करें इन्हीं की तो जिनमें आते अपने यामा, दीपशिखा ऊपर देख लिया, एक आता है अपने सांधे गीत। सांधे गीत ये कई बार है जो पूछा जाता है। पंत की रचनाओं में आपको पता ही है, पंत की मैं बात करूं तो पल्लव आ जाता है, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, गुंजन, युगांत, चिदंबरा, लोकायतन, अंतिमा, ये सारी की सारी। मुक्तिबोध की रचनाओं में चांद का मुँह टेढ़ा, ध्यान में रखना ये सारे रचनाकार महत्वपूर्ण है। चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये सारे के सारे मुक्तिबोध के हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं अगला सवाल। इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अभी मैंने बताया है आपको, तो कौन सी रचना नहीं है? यानी कि 3 होगी और 1 नहीं होगी। तो ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव, इनमें से अपने सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा जी, ऊपर वाले ध्यान से देखें तो परिमल यहाँ पर नहीं होगी। तो परिमल किसकी है? परिमल अपने है निराला की। देखिए परीक्षा जब होती है, आपने ये बात नोटिस की होगी, ध्यान दिया होगा इस बात पर कि कई सवाल ऐसे होते हैं, कई तो नहीं कह सकते लेकिन 2-3 सवाल तो ऐसे होते हैं कि आप अगर पहले वाले सवाल आपने ठीक से पढ़े हैं तो उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं उनके विकल्पों से रिलेटेड ही कोई 1-2 सवाल आपको और मिल जाते हैं। अगर ऊपर वाले सवाल को ठीक से पढ़ा है, आपने ध्यान से देखा है, तो नीचे वाले 1-2 सवाल भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो ये ज़रूर आप परीक्षा में जब भी बैठें ये ध्यान में रखिएगा बात। तो परिमल हो जाएगा यहाँ पर, ये विकल्प नहीं है, पंत की रचना नहीं है। सवाल है पंत की जो ताज कविता है, कौन सी कविता? ताज कविता, ये किस भावधारा का है जो प्रतिनिधित्व करती है? किस भावधारा को ये इंडिकेट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उसका लीडरशिप करती है? छायावादी भावधारा देखने को मिलती है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर हालावादी? तो यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो हमें बी विकल्प हो जाएगा, प्रगतिवादी। कौन सी भावधारा? प्रगतिवादी मिलती है साहब। ठीक है जी, डेवलपमेंट वाली। सवाल है अगला कि किस कवि के समग्र काव्य, जो संपूर्ण उनका काव्य है, उसमें
छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं जो एक साथ देखने को मिलती है, सारी की सारी इन सब की विशेषताएं जो एक साथ ही उनकी कविता में देखने को मिलती है, वो कौन सा है जो कवि है? पंत है, प्रसाद है, निराला है या फिर शिव मंगल सिंह सुमन है? बताओ। तो इस प्रकार का जो कवि है इन विकल्पों में वो हमें देखने को मिलता है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनकी रचनाओं में साहब इनके समग्र जो काव्य है पूरा, उसमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, सारी विशेषताएं हमें एक साथ देखने को मिल जाती है, सबका समावेश। सवाल है कि ये कौन से समीक्षक ने कहा था, कौन से समीक्षक ने कहा था कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, किस समीक्षक ने कहा? परशुराम चतुर्वेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर नगेंद्र ने? उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर क्या? डी, डॉक्टर नगेंद्र महोदय ने ये बात है जो कही है। और साथियों, वीडियो में मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी किया करें, और पहली बार देखने वाले साथी सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखिए साथियों, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा कि इस कंटेंट से मेरा साहित्य इतिहास है जो मजबूत हो रहा है, हिंदी मेरी मजबूत हो रही है, और यहाँ से सवाल ग्रेड फर्स्ट में भी देखने को मिले हैं और आगे भी ग्रेड सेकंड के भी अंदर भी यहाँ से सवाल है जो मुझे देखने को मिलेंगे, और पूरी तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ, धैर्य के साथ, नियमितता रखते हुए मैं इन चीज़ों का जो तैयार करूँगा, यहाँ से क्लासेस लूँगा। तो आप निरंतर जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और साथी भी जुड़ सकेंगे, अपना ये परिवार भी आगे बढ़ेगा। तो मैं अपनी तरीके से ईमानदारी से एफर्ट लगा रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिना आपका समय ज़ाया किए। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को आगे बढ़ाने का, शेयर करके, दोस्तों को जोड़ करके। अगला सवाल है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी मैं बताऊंगा अभी, कि छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? तो 4 विकल्प और 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है, ये तो आपको आता ही होगा, आसान सवाल है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प हो जाएगा वो आप कमेंट करके बता देना। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है वो आप कमेंट करके बता देना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसके साथ में आपको कुछ इसकी व्याख्या बता देता हूँ। सवाल आता है कई बार कि छायावाद के लघुत्रयी के अंदर, छायावाद की कौन सी? लघुत्रयी। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या? लघुत्रयी यानी लघु और त्रयी 3 लोग मिलेंगे। तो एक तो महादेवी वर्मा देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा विकल्प आता है, दूसरा अपने रामकुमार वर्मा, और तीसरे अपने हैं कौन? भगवती चरण वर्मा। ये लघुत्रयी के अंदर देखने को मिलते हैं। छायावाद की तो लघुत्रयी होगी, एक वृहत्त्रयी और आती है, छायावाद की वृहत्त्रयी। अब इसमें जो रचनाकार शामिल है, इसमें प्रसाद आ जाते हैं एक तो, लघुत्रयी में तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। वृहत्त्रयी के अंदर प्रसाद आ जाते हैं 1 नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर आते हैं अपने निराला, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं अपने कौन? पंत। प्रसाद, निराला और पंत। तो वृहत्त्रयी के अंदर महादेवी वर्मा यहाँ पर शामिल है जो नहीं है, ठीक बात। अगला सवाल है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? तो उत्तर हो जाएगा जनाब यहाँ पर हमारा क्या? ए, नरेंद्र शर्मा जी जो हैं वो प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। इनकी और रचनाओं की मैं बात करूँ तो और रचनाएं मिलती हैं इनकी। प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल। लिखावट पे नहीं जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। एक इनकी रचना मिलती है पलाश वन। और मैं बात करूँ इनकी रचनाओं की, हंसमाला। ये प्रमुख रचनाएं, तो इनका तो जरूर आपको ध्यान में है जो रखना है। ये किसकी है? नरेंद्र शर्मा जी की है। मधुशाला, मधुबाला ये आपको पता ही है, बच्चन जी की है।
कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? साथियों यकीन जानिएगा, मैंने थंबनेल पर भी लिख रखा है, जो विश्वास करेगा वही जीतेगा, या जीतता वही है जो विश्वास करता है। तो ये जो सवाल है, कुछ नए सवाल और कुछ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल है जो घूम फिर कर बार बार रिपीट होते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सवाल। तो कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? जैन दर्शन की, बौद्ध की, अद्वैत की, या फिर शैव दर्शन की? कई बार पूछा गया इस सवाल को, और कामायनी ग्रेड सेकंड में उसका पोर्शन लगता भी है अपने। तो कामायनी में जो अपने शैव दर्शन है, इसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। सर्ग मैंने आपको कई बार बता दिए, 15 सर्ग है इसमें, ठीक है। पहला कौन सा और अंतिम कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताना। और आचार्य जो शांतिप्रिय द्विवेदी है, इन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। छायावाद का उपनिषद पूछ ले आपको, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, तो वो कहने वाले हैं शांति प्रिय। प्रिय भी किसके? शांति प्रिय हैं और द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी महोदय कहते हैं कि जो कामायनी है वो छायावाद का उपनिषद है और इसमें समरसतावाद एवं आनंदवाद की उद्भावना हुई है। ये आगे और क्या कहते हैं इसमें, क्या समरसतावाद, आनंदवाद की क्या हुई है? उद्भावना हुई है साहब, ठीक है। ये चीज़ भी, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। अगला सवाल है, ये कथन किसका है, कौन सा, कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किसने कहा कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से, दृष्टिकोण से देखें हम तो कामायनी क्या है, दुखांत रचना है और इसको ये दुखांत रचना मान लेने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पंडित मुकुटधर पांडे साहब ने, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने, या फिर राम नरेश त्रिपाठी ने? किसका कथन है ये? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा बी। बी के अंदर क्या है साहब? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी साहब कहते हैं कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से हम देखें तो कामायनी को दुखांत रचना मानने में कोई आपत्ति है जो नहीं होनी चाहिए, नहीं है। ठीक है गुरुजी, मान लिया आपकी बात। अगला सवाल देखिए, पंत की, प्रसाद की, निराला की, महादेव वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की और कुछ और रचनाकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, प्रेमचंद हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। इनकी जो रचनाएं हैं ना, बहुत बार आपको इनका जो रचनाकाल है वो क्रम से है जो कई बार पूछा जाता है। प्रमुख रचनाकार है, इनको जरूर आप है जो याद रख लीजिएगा। दिनकर भी एक इसमें शामिल है। देखते हैं इस सवाल को। तो सवाल अपना यूँ है कि पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है ग्राम्या, युगांत, गुंजन, लोकायतन, गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन, युगांत, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, या फिर लोकायतन, ग्राम्या, युगांत, गुंजन? किस विकल्प में प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है जो कि पंत की रचनाएं सारी की सारी अपने? तो यहां पर हम कर लेंगे कौन सा विकल्प? सी विकल्प। अब देखिए सी विकल्प में क्या है, पहले गुंजन, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 नंबर गुंजन, 2 नंबर युगांत है, 3 नंबर ग्राम्य है और 4 नंबर क्या है, लोकायतन। अब इनका हम प्रकाशन वर्ष है जो देखते हैं। तो गुंजन का हम देखें क्योंकि सी विकल्प हमने सही किया है और सी विकल्प में पहला क्या है, गुंजन है 1 नंबर पर। तो गुंजन का हमें समय देखने को मिलता है 1932 ईस्वी। ठीक है जी। बाद में हम बात करें युगांत की, 2 नंबर पर युगांत है। युगांत का हमें समय देखने को मिलता है 1936। ग्राम्य आती है 3 नंबर पर, तो ग्राम्य का समय देखने को मिलता है 1940। और फिर देखते हैं लोकायतन, तो लोकायतन का समय देखने को मिलता है 1964। तो इस प्रकार से क्रम हो गया अपना 32, 36, 40 और 64। पंत की और रचनाओं की मैं बात करूं तो वैसे तो आप सभी को याद होगी, लेकिन फिर भी मैं 2-4 है जो लिख देता हूं। देखिए पंत की रचनाओं में बात करें तो एक उच्छ्वास रचना जो है ये कई बार है जो परीक्षा में पूछी जाती है। ग्रंथि को पूछा जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। वीणा की बात कर लें
पल्लव की बात कर लें, गुंजन, युगवाणी और स्वर्ण किरण भी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ये इनकी प्रसिद्ध है जो रचनाएं हैं। जरूर जरूर याद रखिएगा आप। अगला सवाल है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? कि छायावाद जो है वो राष्ट्रीय जागरण की क्या है? काव्यात्मक अभिव्यक्ति है साहब। तो नामवर सिंह कहते हैं ये, नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं, नगेंद्र कहते हैं, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं? कौन कहता है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है? तो साहब अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, नामवर सिंह जी जो हैं अपने, नामवर सिंह जो है वो कहते हैं ये बात कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। नंद दुलारे वाजपेयी भी का भी इस विषय में कथन मिलता है कि मानव अथवा प्रकृति का जो सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में जो आध्यात्मिक छाया का भान है वो मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या है जो हो सकती है। रामस्वरूप जो चतुर्वेदी है इनका कथन भी एक प्रसिद्ध है, ये कई बार पूछा जाता है इस विषय में कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। रामस्वरूप जी क्या कहते हैं कि छायावाद मूलतः है, क्या है? शक्ति काव्य है। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है जी। ठीक है जी, मान ली बात आपकी। अगला सवाल, सवाल अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 विकल्पों में तो रचना और रचनाकार सुमेलित है, एक में सुमेलित नहीं है। तो अनामिका महादेवी वर्मा, वीणा पंत, झरना जयशंकर प्रसाद, सांदे कांकली, निराला। तो बताइए सुमेलित कौन सा नहीं है? लगाइए दिमाग। चारों के चारों रचनाकार और रचनाएं प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा अपना ए, अनामिका महादेवी वर्मा। ये यहाँ पर ठीक नहीं है जी। तो अनामिका महादेवी वर्मा की नहीं है तो फिर अनामिका के कौन है रचनाकार अपने? तो अनामिका के कौन है साहब? निराला महोदय है। अनामिका के निराला महोदय, वीणा पंत हो गया, झरना जयशंकर प्रसाद हो गया, सांदे कागले निराला हो गए यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है कि छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया साथियों कि छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर बाबू गुलाब राय ने? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर अपना रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी विकल्प है जो सही होगा यहाँ पर। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं छायावाद को मधुचर्या। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विषय इसमें गौण हो गया और कवि प्रमुख हो गया। विषय इसमें गौण हो गया छायावाद में, और कवि क्या हो गया? कवि है जो प्रमुख हो गया। ये बात कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो कहते हैं। और हम बात करें छायावादी काव्य में जो कल्पना प्रधानता भावोन्मेष युक्त कविता है जो ज़्यादा लिखी गई, ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। सवाल है अपना गंधवीथी। गंधवीथी के रचनाकार कौन है जी? लीलाधर जगुड़ी है, सुमित्रा नंदन पंत है, रमेश चंद्र शाह है, या फिर जगदीश गुप्त है? बताओ गंधवीथी। ये सवाल भी, ये रचना भी कई बार पूछी गई है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना देखने को मिलती है गंधवीथी। ठीक है, वो रचनाओं के हमने पहले ऊपर जिक्र कर लिया था। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपथ, लोगायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये सारी की सारी हमने देखी थी पंत की। सवाल है अपना कि निराला दार्शनिक कवि है। ये कथन किसका है? किसने कहा कि निराला तो क्या है? दार्शनिक कवि है साहब। नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कौन कहता है कि निराला दार्शनिक कवि हैं? तो यहाँ पर अब उत्तर कर देंगे रामविलास शर्मा जी। शर्मा जी कहते हैं क्या कि निराला दार्शनिक कवि हैं। शुक्ल की हम बात करें, रामचंद्र शुक्ल की, तो उसके अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है।
क्या कहते हैं निराला के विषय में कि बहुस्पर्शनी प्रतिभा, ये निराला जी में ये कथन है शुक्ल जी महोदय का। और निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को क्या, ये सवाल भी आया गया है, ओज, औदात्य व विद्रोह का कवि भी है जो माना जाता है। ये इस प्रकार से देकर भी सवाल कई बार पूछा गया। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। छायावाद का कौन सा पुरुष कहा जाता है? शलाका पुरुष भी कहा जाता है, इसका छायावाद का, ठीक है। और किसको कहा जाता है? निराला को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? बताओ। वीडियो रोक के आप अच्छे से विकल्प देख लो और बताओ कौन से विकल्प में पंत की जो काव्य कृतियां उनका सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष की पब्लिकेशन का जो टाइम है पब्लिश होने का, उसके अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा ए। अब आप बोलोगे गुरुजी ए कैसे हुआ? देखिए, ग्रंथि को 1 नंबर पर रखते हैं, गुंजन को 2 नंबर पर, युगांत को 3 नंबर पर, युगवाणी को 4 पर और स्वर्ण धूलि को 5 पर। अब देखिए प्रकाशन वर्ष देखते हैं। ग्रंथि का हमें जो मिलता है 1920 ईस्वी देखने को मिलता है। गुंजन 1932, ये प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं तो कई बार इनका पूछा जाता है। ग्रंथि 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, फिर आता है 4 नंबर पे क्या है? युगवाणी 1939 और फिर आता है अपने 5 नंबर स्वर्ण धूलि 1947। तो देख लीजिए आप प्रकाशन 20, फिर 32, फिर 36, फिर 39, फिर 47। तो इस प्रकार से ए विकल्प यहाँ पर हमारा ठीक हो जाएगा। और वीडियो मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर किया करें और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दूसरा सवाल है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? देखिए, कामायनी वाला जो सेगमेंट है वो हम पढ़ेंगे ग्रेड 2 के लिए, तब भी मैं बताऊंगा और पहले भी सवालों में मैंने कई बार बताया। कामायनी में श्रद्धा जो सर्ग है क्रमानुसार किस क्रम पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? कामायनी में कुल सर्ग कितने हैं अपने? 15 सर्ग हैं, ठीक है। तो जो 15 सर्ग हैं उनमें से श्रद्धा जो सर्ग है ये किस क्रम पर है? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या? तीसरा, यानी कि तीसरे सर्ग पर। सी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। पहला क्या आता है? चिंता। पहला तो याद रखना ही रखना है। और अंतिम की मैं बात करूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो 15 नंबर अंतिम आता है आनंद। बात चिंता से प्रारंभ होती है और मामला सलटाते सलटाते आनंद की ओर जाकर है जो रुकता है। चिंता के बाद में आशा, फिर आता है ये अपने श्रद्धा, ठीक है। इसके बाद में काम वगैरह, वासना वगैरह, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और फिर आनंद। इस प्रकार से ये अपना सिस्टम है जो चलता है, ठीक बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, तीसरा क्रम है जो हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है? देखिए, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनकी प्रारंभिक जो पंक्ति हैं वो पूछी जाती रही है कई बार। तो राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्ति वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा अपने? डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये जो है प्रारंभिक पंक्ति है। अब देखिए, इस कविता जो राम की शक्ति पूजा है, इससे कई बार सवाल है जो पूछा जाता है। पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाता है जो आपको सबको पता है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? लेखक महोदय हैं कौन? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये लेखक हो गए।
इसका रचना काल कई बार पूछा जाता है, तो रचना काल पूछ ले आपको, रचना काल पूछ ले तो 1936 देखने को मिलता है। इस समय ये प्रसिद्ध रही और 1935 कामायनी का मिलता है। निराला की हम और रचनाओं की बात करें तो उनमें निराला की अनामिका आती है, परिमल रचना देखने को मिलती है, गीतिका देखने को मिलती है निराला की। बात करें कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, एक अणिमा, एक बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदे काकली, ये भी लिख लेना। तो ये रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध है इनकी, और ये बार बार पूछी जाती है जो रही है निराला की। ठीक है, अगला सवाल, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, जितना भी कारोबार हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को है जो सौंपा गया है, माँ के हिस्से में आता है। तो ये कथन है जो ये कौन कहता है ये बात, मनु भंडारी, महादेव वर्मा, सूर्यवाला या फिर सुमित्रा नंदन पंत, किसका कथन है ये? उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा, बी विकल्प यहाँ पर है जो ठीक होगा साहब। अगला अपना सवाल है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में है जो संकलित है? ब्रज भाषा की रचनाएं कौन से काव्य संग्रह में है जो संकलित है इनके? प्रेम पथिक में, कानन कुसुम में, चित्राधार में, या महाराणा का महत्व है? बताइए साहब। साथियों, मेरा प्रयास बिना आपका समय जाया किए भी टू द पॉइंट आपको सवाल है जो उपलब्ध करवाना, जो परीक्षा की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण, और परीक्षा में पिछले ग्रेड फर्स्ट में भी आए हैं, अपनी इस सीरीज से बहुत से सवाल आए हैं, और बाकी और वीडियो से भी लगभग सारे सवाल देखने को मिलेंगे अगर प्रारंभ से आप जुड़े हुए हो तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चित्राधार। इसमें चित्राधार के अंदर है जो इसमें संकलित है। मूलतः जो जयशंकर प्रसाद है वो खड़ी बोली के कवि हैं। किसके हैं? मूलतः तो ये खड़ी बोली के हैं, लेकिन ब्रज भाषा में भी इन्होंने काम है जो किया है। खड़ी बोली में इनके प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो वो कानन कुसुम देखने को मिलता है। खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो वो कौन सा मिलता है? कानन कुसुम देखने को मिलता है इनका। इनको क्या कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। ठीक बात। और इनकी और रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम आई गई, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, और झरना, चित्रधारा भी हमने बात कर ही ली, आंसू, लहर, कामायनी, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रकार का सवाल अक्सर है जो पूछा जाता है। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? जो ईड़ा पात्र है वो किसका प्रतीकार्थ है? अहंकार का, मन का, बुद्धि का, या फिर हृदय का? क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो कामायनी प्रमुख पात्र ईड़ा है, ईड़ा को यहाँ पर बुद्धि का प्रतीकार्थ है जो बताया गया है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए कुछ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रतीक और इधर लिख लीजिए पात्र। तो प्रतीक में बात करूँ, मन का प्रतीक मनु महोदय, हृदय का प्रतीक श्रद्धा। फिर मैं बात करूं मानव का,
वो है कुमार। मैं बात करूं यहाँ पर बुद्धि, तो बुद्धि का यहाँ पर आ ही गया है क्या, ईड़ा। ठीक है, ध्यान में रखना इनको। सवाल है अगला, यह कथन किसका है कि कामायनी का महाकाव्यत्व जो है वो असंदिग्ध है। कामायनी का महाकाव्यत्व क्या है, असंदिग्ध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी, कौन कहते हैं ये? उत्तर हो जाएगा अपना सी, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। कामायनी के जो अंगिरस है, कामायनी के अंगिरस की हम बात करें, ये भी कई बार आता सवाल, तो वो हमें देखने को मिलता है शांत रस। ठीक है, मुख्य छंद की बात करें तो वो मिलता है हमें तांटक छंद कामायनी के अंदर, और प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं कामायनी की वो आला छंद में है जो रची गई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, यानी कि 3 तो होगी। तो अभी मैंने बताया था पूर्व में, रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक या महाराणा का महत्व है। तो आसानी से उत्तर दे दोगे, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। रश्मि जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, रश्मि जबकि किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। ठीक, तो देख लो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी अपने रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, वब्रू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी। और महादेवी वर्मा की हम बात करें तो सप्तवर्णा मिलती है, यामा, दीपशिखा, सांदे गीत, निर्जा, रश्मि, निहार, ये सारी की सारी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो सवाल था कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, शुक्ल का, पंत का, महादेवी वर्मा का या फिर प्रसाद का? तो यहाँ पर साथियों उत्तर हो जाएगा अपना जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति किसका कथन है? ये जयशंकर प्रसाद का। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ तो और जो विद्वान है ये बाकी विकल्प में, इनके भी कई प्रसिद्ध कथन है। जैसे मैं शुक्ल के कोई कथन की बात करूं तो एक इनका कथन है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, काव्य के संदर्भ में है कि जिस प्रकार आत्मा की, ये थोड़ा सा लिख देता हूं आपको याद आ जाएगा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, मुक्तावस्था मतलब समझ गए, मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इतना ही लिखूंगा, आगे सुन लीजिए आप। ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है जो कहलाती है। और हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये कौन कहते हैं? शुक्ल कहते हैं। बात करूँ मैं पंत की, तो पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कौन कहते हैं? पंत। ये सवाल मैंने पिछले वीडियो में शामिल भी किया था। महादेवी वर्मा का भी इस संबंध में कथन है, वो ये है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता कवि विशेष की किसका चित्रण है? भावनाओं का चित्रण है, भावनाओं का चित्रण है। और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत है जो होती है। ये किसका? महादेवी वर्मा का। चलो इस विषय में अपने द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी एक कथन कहते हैं। वो कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कथन पूछ लिया जाए किसका, तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अगला सवाल है कि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है।
अब इसका क्या मतलब हुआ, 3 काव्य कृतियाँ तो है और एक कौन सी नहीं है वो बतानी है। उत्तर हो जाएगा ए, दीप शिखा। दीप शिखा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है, ये है अपने महादेव वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। बाकी ग्राम्य हो गई, युगांत हो गया, अपने पल्लव हो गई, ये सब की सब क्या है, अपने सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक बात। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? 15 सर्ग है, ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन कौन सा है जो नहीं है? पिछले कई सवालों में मैंने पूरे 15 सर्ग को बताया भी है। उत्तर हो जाएगा ए, लोभ जो है वो कामायनी का सर्ग नहीं है। तो अब ध्यान में रखना, कामायनी महाकाव्य में कितने हैं? कुल 15 सर्ग हैं। कृति पता ही है आपको किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और कब रची गई वो सन आप बताना, मैं आपको जो सर्ग है वो बता देता हूँ एक बार। पहला इसमें चिंता आता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, लिखना चाहो तो लिख लो, याद है तो ठीक है। फिर कर्म, फिर कोई कर्म करता है तो फिर क्या होती है? ईर्ष्या होती है। ठीक है। ईर्ष्या के बाद में ईड़ा जागृत हो जाती है। फिर स्वप्न आने लग जाते हैं। फिर स्वप्न आते हैं तो स्वप्नों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। फिर निर्वेद का भाव हो जाता है। फिर निर्वेद होने के बाद में क्या? दर्शन हो जाता है। और दर्शन के बाद में रहस्य खुल जाता है। दर्शन होते रहस्य खुल जाता है, और रहस्य खुलने के बाद में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कामायनी 15 सर्ग है। बात, कोई भी बात वो चिंता से शुरू होती है। ठीक है। चिंता के बाद में कोई तर्क वितर्क होता है मसला हल करने का, तो चिंता होती है। चिंता के बाद में कुछ प्रयास करते हैं, कुछ आशा जगती है, फिर श्रद्धा होती है, फिर काम, वासना, लज्जा ये आ जाती है। फिर कर्म करते हैं 2 लोग, फिर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या से फिर ईड़ा का मामला शुरू हो जाता है। फिर स्वप्न आता है, स्वप्नों के लिए फिर संघर्ष करना पड़ता है। फिर निर्वेद का भाव आ जाता है। फिर दर्शन होते हैं, दर्शन से फिर क्या? रहस्य खुल जाता है। और रहस्य खुल जाने के बाद तो फिर बस आनंद ही आनंद हो जाता है साहब। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा 2-3 बार देखोगे, करोगे तो मामला सेट हो जाएगा। सवाल है, ये सवाल मैंने पहले भी आपको बताया था। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? एक भारतीय आत्मा, मैथिली शरण गुप्त को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, माखनलाल चतुर्वेदी को, या फिर रामधारी सिंह दिनकर को? आसान है, कई बार पूछा गया है, पर ये उत्तर हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक। और मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? फिर गुप्त जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन है, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। ये भी कई बार आया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। वहीं हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर को, अधैर्य का कवि कहा जाता है। पूछ लिया जाए अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर। और माखनलाल चतुर्वेदी अपने हो गए एक भारतीय आत्मा, और इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा लिखने पर इनको भारतीय आत्मा है जो कहा जाने लगा था। इन्होंने प्रभा, कर्मवीर, प्रताप, इन आदि पत्रों का भी है जो संपादन किया था। अगला सवाल है अपना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का यह कथन है। ठीक। वहीं
राम नरेश त्रिपाठी की मैं बात करूँ, इनका प्रसिद्ध कथन है, बहुत सारे हैं लेकिन एक कथन कई बार पूछा जाता है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। ध्यान में सकता है आखिर में लिख लीजिएगा आप। बात करूं बच्चन की, बच्चन के बहुत सारे है। अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, ये पंक्ति पूछी गई है कई बार। महादेवी वर्मा की तो वैसे बहुत सारी है, लिख लो आप चाहे। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, महादेवी वर्मा, ये पंक्ति भी पूछी गई कई बार। अगला सवाल है अपना, सवाल ये है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की काव्य कृतियों का सही कालक्रम किस विकल्प में? वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। सही कालक्रम की दृष्टि से कौन सा विकल्प प्रसाद की काव्य कृतियों का? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अपना बी। अभी में पहले क्या है, एक नंबर पर क्या आता है? कानन कुसुम, ठीक। 2 नंबर पर क्या है? आंसू। 3 पर क्या है? लहर। और 4 पर क्या है? कामायनी। ऐसे याद रखना, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार है। देखो पहली काव्य कृति यहाँ पर कौन सी है? कानन कुसुम। बी के अंदर कानन कुसुम है, तो कानन कुसुम का समय मैं बता देता हूँ आपको, 1913 ईस्वी। दूसरी कौन सी है? आंसू, 1925 ईस्वी। तीसरी यहाँ पर कौन सी है? लहर, 1933 ईस्वी। और चौथी कौन सी यहाँ पर? कामायनी, कामायनी का 1935। तो हो गया ना सही कार्यक्रम। 13 के बाद में 25, फिर 33 और फिर 35। और ये किनकी है? अपने प्रसाद साहब की। तो इस विकल्प में रचना और उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। जूही की कली निराला 1916, युगांत पंथ 1936, कामायनी प्रसाद 1938, यामा महादेवी वर्मा 1940। तो कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है रचना और प्रकाशन की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से? उत्तर हो जाएगा सी। कामायनी प्रसाद की है, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाशन वर्ष है ये ठीक नहीं है। तो प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा इसका? 1935 हो जाएगा कामायनी का, ठीक है। बाकी युगांत का अपने 36 है, जूही की कली आपको पता है 16, यामा 40। चलो अगला सवाल। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत उक्त कथन है जो किसका है? राम की शक्ति पूजा के अंदर जो ये कथन है किसका है? लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव या फिर जामवान का या फिर जामवंत साहब का? तो ये कथन है अपने डी विकल्प हो जाएगा, जामवान का है। राम की शक्ति पूजा में राम से कहते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, ठीक बात। और राम की शक्ति पूजा जो है इसके हम बात करें तो रचना 1936 में हुई मानी जाती है। राम की शक्ति पूजा 1936 में, और 1935 में कौन प्रसिद्ध रचना? कामायनी प्रसाद वाली। चलिए, और ये राम की शक्ति पूजा है किसकी? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है गुरुजी, आ गई बात समझ में। चलो फिर अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत ने, निराला ने, महादेवी वर्मा ने या दुष्यंत कुमार ने? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन
पंथ। अब पंथ की हम कृतियों की बात करें, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, कौन कौन सी मिलती है? ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्या और स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण और कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, ये प्रसिद्ध कृतियां इनकी देखने को मिलती है। अगला सवाल, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया था? मधुशाला सुना होगा, ये कविता इनकी, तो कौन से छंद में लिखी थी इन्होंने? दोहे में, सोनेट में, चौपदे में या फिर रुबाइयों में? ये सवाल कई बार पूछा गया है, आसान है, उत्तर हो जाएगा रुबाइयाँ। अब रुबाइयाँ क्या होती है? रुबाइयाँ एक इस तरीके का छंद है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, हिंदी में जिसे मुक्तक भी कहते हैं, मुक्तक। उर्दू, अरबी फारसी वाले, उर्दू वाले रुबाइयाँ बोलते हैं। तो रुबाइयाँ छंद में लिखी गई थी। इसमें क्या होती है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, इनमें क्या होता है, तुक होता है, यानी तुकांत होता है। पहली, दूसरी और चौथी में, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में तो तुक मिलता है। जैसे यहाँ पर आ गया, मान लो आता है, आता है, दूसरे में भी आता है, चौथी में भी आता है, पंक्ति के आखिर में तुकांत, और तीसरी है जो पंक्ति आज़ाद रहती है, ठीक है, तीसरी लाइन तुकांत रहती है। तो रुबाई का अपना एक छंद होता है। और रुबाई छंद में, या यूँ कहूँ कि मुक्तक, कई सारी रचनाएं हमारी स्वयं की भी है जो लिखी गई, कभी सुनाएंगे आपको। सवाल है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। तो द्रौपदी नामक जो प्रबंध काव्य है, इसके रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा जी। कौन है? नरेंद्र शर्मा जी। और ये प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। किसके? प्रेम और मस्ती के जो कवि हैं उनके अंदर इनको शामिल किया जाता है। इनके और काव्यों की बात करें, अन्य काव्यों की हम, तो प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा की बात करें तो प्रभात फेरी, आपने पता ही प्रभात फेरी क्या होती है? पलाश वन, जो गांव में निकलते हैं ना सुबह सुबह प्रभात के समय फेरी देने वाले, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, या जय सिया राम जो निकलते। पलाश वन, रक्त चंदन इन्हीं की है, रक्त चंदन, और मिट्टी और फूल, ध्यान में रखना इस रचना को, मिट्टी और फूल इत्यादि रचनाएं, और प्रवासी के गीत भी। ये प्रवासी की डायरी नहीं है, यह है प्रवासी के गीत, नरेंद्र शर्मा कृत। सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? जिससे हम कई रचनाओं में आता है ना अरविंद दर्शन का प्रभाव, तो वही चीज़ है। किस रचना पर मिलता है? मन के स्वप्न, स्वर्ण किरण, ताज या नारी? उत्तर हो जाएगा कौन सी रचना? स्वर्ण किरण। किस पर मिलता है? स्वर्ण किरण। सी विकल्प यहाँ पर ठीक होगा, अरविंद दर्शन या महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। सवाल है अपना, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ क्या है? मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो मिलाओ, देखें क्या क्या होगा। तो मिलान करते हैं प्रेम पथिक। प्रेम पथिक का हो जाएगा आपके मिलान जयशंकर प्रसाद से। किसके? प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की। और समय की बात करूं तो आप 1914 है जो लिख लीजिए इसका, प्रेम पथिक 1914 जयशंकर प्रसाद। गीतिका जो है, गीतिका मिला देते हैं हम निराला जय। गीतिका किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। समय 1936 ध्यान में रखना। राम की शक्ति पूजा का भी
यही मिलता है। सांदेह गीत की हम बात करें तो सांदेह गीत महादेवी वर्मा, समय इसका भी हमें 1936 देखने को मिलता है। गुंजन की मैं बात करूं तो गुंजन सुमित्रा नंदन पंत, इसका हमें समय देखने को मिलता है 1932। और पंचवटी जो है, माफ कीजिए, जो मैथिली शरण गुप्त बच गए हमारे, इनका है एक यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, पंचवटी, इनकी यह प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त की 1925 हमें देखने को मिलता है। तो प्रेम पथिक प्रसाद की, गीतिका निराला की, सांदेह गीत महादेवी वर्मा, गुंजन पंत और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से है जो ली गई है? और किसकी है वो तो हम जिक्र करेंगे ही, किस कृति से ली गई है? मधुशाला, पलाशवन, मधुबाला या मधु कलश? उत्तर हो जाएगा डी, मधु कलश से ली गई है। ठीक है बात। और यह किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। किनकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ये बात समझ आ गई। मधु कलश हो गई, मधुबाला हो गई। ठीक है। अब इनकी और पंक्तियाँ मिलती है कि सूर्य बने सिंधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जलहाला। ये मधुशाला के अंदर है, जो मधुशाला से है जो ली गई है पंक्ति। वहीं बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला, ये मधुबाला से है जो ली गई है। कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, इनकी ध्यान में रखिएगा। सवाल है, हिंदी काव्य रिक्त स्थान मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं साहब? रामेश्वर शुक्ल अंचल, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। उत्तर हो जाएगा क्या? हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा उत्तर, रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है गुरुजी, ये तो हो गए। ये छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं, ध्यान में रखना। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। ये छायावाद युग के उत्तरार्ध की कवि यानी बाद की कवि। ठीक है, उत्तरार्ध के कवि हैं, यह बात हो गई। जबकि हम बात करें हरिवंश राय बच्चन की, तो इनको हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? हालावाद का। वैसे ये बात सबको ज्ञात है, हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और सुमित्रा नंदन जो पंत है, ये प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि, प्रेम और सौंदर्य का कवि। चलिए अगला सवाल, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य ग्रंथ है, सबसे पहले प्रकाशित? क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। उत्तर हो जाएगा डी, कुमकुम। ठीक है। और समय की बात की जाए तो 1939 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त हम बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य ग्रंथों की बात करें तो अन्य ग्रंथों में आता है इनका उर्मिला। उर्मिला के अतिरिक्त मैं बात करूं तो रश्मि रेखा, रश्मि रेखा, अपलक, अपलक भी आता है। अब आप बोलो गुरु रश्मि रेखा तो
यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या पूछा, सर्वप्रथम प्रकाशित, ठीक है, इसलिए उत्तर हो जाएगा अपना क्या, कुमकुम। सवाल है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी। सबको पता है, यह सवाल बहुत बार पूछा गया, पुष्प की अभिलाषा। तो क्या उत्तर हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी। इनके विषय में एक सवाल और आता है, ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। कौन सी धारा के, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि, ठीक है, बात ये भी। इनको और क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी को। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, एक भारतीय आत्मा, ये उपनाम है। पुष्प की अभिलाषा, इसके अतिरिक्त हम बात करें तो हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, इनकी प्रसिद्ध है जो काव्य संग्रह है, हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी, ध्यान में रखना, दोनों को माखनलाल चतुर्वेदी की है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जैसे कुमकुम हो गया, रश्मि रेखा हो गया, अपलक हो गया, हम विश्वाई जन्म के, ये सारी की सारी रचनाएं क्या है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ठीक। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी, ये रामनरेश त्रिपाठी की है। त्रिपाठी की कौन सी है, मिलन, पहले भी मैंने लिखवाई थी, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी, ये रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। जबकि गंगावतरण ले लो और हरिश्चंद्र हिंडोला ले लो, उद्धव शतक ले लो, श्रृंगार लहरी ले लो, कलकाशी ले लो और विराष्टक, ये सारी की सारी है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं, ठीक बात। चलो अगला सवाल, मौर्य विजय किसकी रचना है। देखिए ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ पिछले विभिन्न एग्जाम में आए हुए कुछ नए सवाल, इन्हीं सवालों से अभी तक आधुनिक काल चल रहा था अपना, अभी तक जितने सवाल करे उनमें से भी कई सारे सवाल ऐसे कैसे हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिले होंगे। मौर्य विजय किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, श्याम नारायण पांडे की, इनमें से कोई नहीं, या फिर सियाराम शरण गुप्त की। कौन सा विकल्प होगा मौर्य विजय रचना से जुड़ा हुआ, तो उत्तर हो जाएगा अपना सियाराम शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त की यह है जो कृति है। अन्य रचनाओं की बात करें हम तो पाथेय, और हम बात करें पाथेय के अतिरिक्त बापू, प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है, अनाथ, विषाद, जबकि अंतिम आकांक्षा और नारी और गोद, ये इनके उपन्यास हैं। सवाल है छायावाद, उत्तर छायावाद के बीच, छायावाद उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन है भाई साहब, तो नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, या फिर डॉक्टर नगेंद्र। बताओ देखें कौन है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना क्या, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और इनका जो स्रोत ग्रंथ वो है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, ठीक, वहाँ से ली गई है। इस सवाल का उत्तर आप दे देना। कामायनी का परिचय मैंने आपको दिया ही था वैसे सेकंड ग्रेड के लिए। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है, लज्जा, काम, निर्वेद या आनंद। तो कुछ अच्छे सवाल है और ये सवाल बहुत बार पूछे हुए गए हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है, पहले में, दूसरे, तीसरे या चौथे। वीडियो रोककर देख सकते हैं आप। उत्तर हो जाएगा डी। क्या, डी, एक नंबर पर। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, डी यानी
सही कालक्रम देखना है तो डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। इसमें देखिए ग्रंथि, समय मिलता है 1920, नोट करते जाइएगा। गुंजन का मिलता है 1932 ईस्वी। युगांत का मिलता है हमें 1936 और ग्राम्या का मिलता है हमें समय 1940। हो गया मामला। ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्य 20, 32, 36, 40, 20, 32, 36, 40। ग्रंथि, गुंजन, युग, ग्राम्य माफ करें, युग, ग्राम्य। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा सवाल, निराला की कविता कौन सी, जूही की कली, को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था? कि इसमें मामला दम वाली बात नहीं है, ये छपेगी नहीं साहब। तो कौन सा संपादक थे वो? श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो उत्तर हो जाएगा डी, द्विवेदी साहब ने कहा ये नहीं छपेगी, ले जाओ इसको आप। तो इन्होंने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। और जूही की कली 1916 में परिमल में संग्रहित है। इसकी समय की बात कर ली जाए तो 1916 है जो आता है। ठीक, अगला सवाल है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसका कथन है, कौन कहते हैं ये? पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह? उत्तर होगा सी, कौन? माफ कीजिए, उत्तर होगा यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी। क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी, बी। ठीक है, तो ये तो वाजपेयी साहब कह देते हैं। नामवर सिंह जो हैं ये भी एक इसके विषय में बात कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। ध्यान से सुनिएगा कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी कड़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक बात। चलो अगला हम सवाल देखते हैं। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। तो गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है? प्रसाद की, पंत की, निराला की या रामकुमार वर्मा की? गिरजे का घंटा। तो उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। इसका भी समय 1916 के तकरीबन देखने को मिलता है। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक ये मानी जाती है। और हम बात करें निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916। सवाल है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक कौन सी? ब्रजरस के रचनाकार का नाम बताइए। ये सवाल कई बार पूछा गया है। वियोगी हरि, बेडब बनारसी, राय कृष्ण दास, श्रीनाथ सिंह। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस। तो ब्रजरस के रचनाकार बताओ साहब। तो ब्रजरस के रचनाकार हो जाएंगे अपने कौन? राय कृष्ण दास। कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास। वियोगी हरि की रचना वीर सत्सई 1927 और चरखा स्तोत्र ये भी देखने को मिलती है। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख करना है। आसान है। छायावादी, प्रयोगवादी, हालावादी या प्रगतिवादी? इस सवाल का उत्तर आप दे दीजिएगा कमेंट में। अच्छा सवाल है अगला। आपको बताना है, वीडियो को रोक के आप विकल्प अच्छे से पढ़ लेना। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। बहुत बार आया है ये। बताओ, बच्चन साहब की कविताओं को बताना प्रकाशन काल की दृष्टि से। तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा अपना डी, निशा निमंत्रण, मिलन, यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। अब कैसे गुरुजी
कालक्रम तो बता देते हैं आपको। डी विकल्प हो जाएगा उत्तर। निशा निमंत्रण की मैं बात करूं तो निशा निमंत्रण जो है 1938 ईस्वी मिलता है। मिलन की मैं बात करूं आगे, मिलन यामिनी की मैं बात करूं तो इसका मिलता है 1950। आगे हम बात करें प्रणय पत्रिका की 1954 और जाल समेटा हमें देखने को मिलता है क्या 1973। ठीक है बात। निशा निमंत्रण 38, मिलन यामिनी 50, प्रणय पत्रिका 54 और जाल समेटा 1973। चलो अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है। इस प्रकार के सवाल आएंगे आपके कम से कम 10 सवाल। जयशंकर प्रसाद की किस विकल्प में है जो रचनाएं हैं। उत्तर हो जाएगा बी, झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंद, गुप्त। ठीक है। और हम बात करें इनकी रचनाओं की तो उर्वशी और मिलती है इनकी रचनाएं, लिख लो यहीं पे, उर्वशी, वन मिलन और कानन कुसुम, आंसू, कामायनी। सवाल है आपके समक्ष, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये जो पंक्तियां हैं किस कृति की है, कई बार पूछी गई है। चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी, साकेत, यामा। उत्तर हो जाएगा सी, माफ कीजिए, उत्तर हो जाएगा बी, कामायनी। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात। ये जो पंक्तियां हैं ये अपने कामायनी से हैं जो ली गई है। ठीक है। और कामायनी के भी श्रद्धा सर्ग में सेकंड ग्रेड वालों को मैं ये है जो ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम के बाद पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, इससे ली गई है। और मैं इसमें आपको बताऊं तो प्रसाद की जो कामायनी है इसके 15 सर्ग मिलते हैं इसमें। कितने सर्ग? 15 सर्ग है जो मिलते हैं। प्रकाशन की बात करें तो 1935। जबकि जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचनाकार कौन? मुक्तिबोध। साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। और यामा जो है इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। और यामा कृति पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है गुरुजी, ये मामला। अब जो कामायनी इसके जो 15 सर्ग हैं, पूछ लिया जाए इसका पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद। 15 सर्ग में चिंता आता है पहला, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग है जो देखने को मिलता है। पहले सर्ग की बात करें तो चिंता आता है, चिंता से बात शुरू होती है इसमें, और आनंद के साथ है जो इतिश्री होती है। ये 15 सर्ग। पुस्तक की चर्चा अलग वीडियो में करूँगा। पहला सवाल है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना की, राष्ट्रीय भावना की, प्रेम भावना की, भक्ति भावना की। सवाल आपको बिल्कुल सीधा सा साधारण लग रहा है, लेकिन कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय भावना। तो भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। रचना किन की है? मैथिली शरण गुप्त साहब की। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है गुरुजी, गुप्त जी की है। जो भारत भारती है इसके प्रकाशन की अगर बात पूछ ली जाए आपसे तो 1912 में हुआ देखने को मिलता है। ठीक है। और गुप्त की राष्ट्रीय भावना इसके अंदर पूरी तरीके से मुखर होकर जो है सामने आई है। और राष्ट्रीय भावना के साथ साथ इनकी रचनाओं में आपको, और भारत भारती में भारत का जो अतीत है
उसका गौरव ज्ञान भी देखने को मिलता है। अगला सवाल है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के कौन से कवि में ये बात है जो मिलती है? हरिओद में, जगन्नाथ दास रत्नाकर में, निराला में, या फिर मैथिली शरण गुप्त में? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी। ये बात भी गुप्त जी में है जो मिलती है। और गुप्त जी की बात करें तो द्विवेदी युग के कवि हैं ये, ठीक है। राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है इनको। और जो प्रिय प्रवास, चुपते चौपते, वेदेई वनवास, रस कलश आदि रचनाएं किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। जबकि गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, ये सारी की सारी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। बाकी इनकी रचनाओं में तो आपको पता ही है, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, झंकार, ठीक है। अगला सवाल, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? हिंदी भाषा के मानकीकरण के दृष्टिकोण से कौन सा युग? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी या प्रगतिवादी? तो यहाँ पर आपको पता है हिंदी भाषा का जो मानकीकरण ज़्यादा देखने को मिलता, महत्वपूर्ण युग जो देखने को मिलता है वो मिलता है द्विवेदी युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला, ठीक है। और पूरी तरीके से इसका क्रेडिट जो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। और इनके साथ साथ जो इनकी द्विवेदी की पत्रिका थी, कौन सी इस समय? सरस्वती, इसके जो संपादक बने थे, यहाँ पर खूब काम हुआ इसमें। इन्होंने वर्तनी की शुद्धता, विराम चिन्हों का प्रयोग, उचित शब्दों का, ये सारी इन सब बातों पर जोर दिया। भारतेंदु युग को नव जागरण का युग माना जाता है, ठीक है। यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। और जो आधुनिक गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उनका जो विकास है इसी काल में हुआ माना जाता है। चलो अगला सवाल, साकेत में कितने सर्ग? ये कई बार पूछा गया है, 15, 11, 12, 7। तो साकेत में जो सर्ग देखने को माफ करें मिलते हैं 12, सी विकल्प हो जाएगा। 12 सर्ग है जो देखने को मिलते हैं साकेत में। और ये जो रचना है राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। किस पर? राम कथा पर आधारित। राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है ये, ठीक है गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई। इसमें राम कथा में जो उपेक्षित नारी पात्रों को जो प्रमुखता प्रदान की गई, विशेष तौर से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग दर्शाया गया। तो साकेत में क्या मिलता है? लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी, कौन? लक्ष्मण जी की वाइफ कौन? उर्मिला। उर्मिला जी के विषय में है जो त्याग उनका दर्शाया गया। अन्य रचनाओं में रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, भारत वार्ती, यशोधरा, द्वापर, वैतालिक और पंचवटी ध्यान में रखना। सवाल है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की, त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की, लाला भगवान दीन की? उत्तर हो जाएगा बी, राम नरेश त्रिपाठी जी की यह है जो रचनाएं हैं। माफ़ कीजिए, ये पंक्ति है, कवि पंक्ति किसकी? राम नरेश त्रिपाठी की। और राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं को भी मैं बता देता हूँ आपको। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कई बार मिलान में पूछा जाता है। पहली रचना आती है मिलन, दूसरी इनकी आती है पथिक, और मैं बात करूं मानसी, और मैं बात करूं इनकी स्वप्न,
अब मिलन का समय अगर पूछ ले 1917 देखने को मिलता है, पथिक का मिलता है हमें 1920 और 1927 मानसी, स्वप्न का 1929 और एक इनकी रचना और मिलती है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी याद रखना, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी। सवाल है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? कि मानकीकृत होना चाहिए भाई साहब, तो ये किसने विचार किया था? तो विचार करने वाले थे, पहले हमने पूछा कौन सा युग है जो महत्वपूर्ण रहा मानकीकरण में, वो तो द्विवेदी युग था। लेकिन यहाँ पर मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत रूप से विचार किया? तो वो विचार किया था अपने, किसने किया? आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर, यहाँ पर हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सारा मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, हमें इसको ठीक करना है। सरस्वती पत्रिका के जरिए जो मानक रूप है और जो लेखन है, ऐसे कवियों को पकड़ा इन्होंने कि नहीं, इस भाषा में लिखो, आप इस तरीके से लिखो, इसको हिंदी को हमने प्रतिष्ठित करना है। ठीक बात। सवाल देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य के नहीं है? यानी कि 3 विशेषताएं, तो 3 विकल्प तो द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं होंगी, एक नहीं। इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। बताइए। उत्तर हो जाएगा डी, ये यहाँ पर नहीं है, बाकी सब है। सवाल, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग सही अनुक्रम बताना है, तो वीडियो को रोक के आप देख लीजिए कौन सा विकल्प होगा, फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। अब जयद्रथ 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर पंचवटी है इसके अंदर, 3 नंबर पर यशोधरा है और 4 नंबर पर विष्णुप्रिया है। अब 1 2 3 4 लगा दी, यहाँ पर मैं प्रकाशन वर्ष लिख देता हूँ। पहला क्या है? जयद्रथ वध, इसका प्रकाशन वर्ष है 1910 मिलता है। बाद में क्या है? पंचवटी 1925, 1910 के बाद 1925 क्रम से चल रहा है। यशोधरा आता है 3 नंबर पे, तो इसका मिलता है हमें 1932, ठीक है। और 4 नंबर पर क्या है? विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया का 1957। ये लो क्रम 10, 25, 32, 57, ठीक है। चलो फिर ठीक है। तो अगला सवाल, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? दिनकर, गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की? बताओ। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त की है। इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। छायावाद की विशेषताओं से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण वाला मामला है जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है छायावाद में, ठीक है। जबकि कल्पना की अतिशयता हो गई, रूढ़िवादी या सामंतवादी परंपरा का विरोध हो गया, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति हो गई, ये प्राकृतिक चित्रण, थोड़ा रहस्यवाद, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति, ये सारी की सारी छायावादी युग की साहित्यिक विशेषताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी विकल्प है जो सही नहीं है। दूसरा सवाल, इस प्रकार का सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि जो चर्चित कविताएं होती हैं, उनकी जो चर्चित पंक्तियां हैं, उनका अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त कौन सा भाव है जो व्यक्त है? अंध रूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, या फिर शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो क्या चीज़ है यहाँ पर? तो यहाँ पर मिलती है साहब अपने सी, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति है जो देखने को मिलती है, परिलक्षित होती है इस पंक्ति के माध्यम से। और ये जो पंक्ति ये किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक से। कविता पूछ ले किस कविता की है, तो भिक्षुक की है। और कविता किसकी है? निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये काव्य पंक्ति है साहब। अगला सवाल, माफ कीजिए साथियों, अगला सवाल है परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की है जो सृष्टि होती है, और ये कथन किसका है? कौन कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में जब पड़ती है तो छायावाद की सृष्टि होती है, सृजना होती है? डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये हो गया यहाँ पर। शुक्ल साहब का जरूर ये कथन सुन लीजिएगा आप, कई बार पूछा गया है। शुक्ल कहते हैं कि छायावाद जो शब्द है इसका प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद शब्द का शुक्ल क्या बताते हैं? छायावाद शब्द का अर्थ दो अर्थ बताते हैं। किसके? छायावाद के। शुक्ल दो कोण से? पहला तो बताते हैं रहस्यवाद। शुक्ल कहते हैं कि पहला अर्थ रहस्यवाद के अर्थ में लेना चाहिए, और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। पहला रहस्यवाद, दूसरा नाम लेते हैं काव्य शैली या फिर पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है जो अपने छायावाद शब्द का जो प्रयोग देखने को मिलता है। अगला सवाल, इन कवियों को आरोही क्रम में है जो व्यवस्थित करना। देखो कई बार आता है अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, और कई बार पूछा जाता है आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो बताओ कौन सा विकल्प ठीक है जो होगा? तो विकल्प यहाँ पर बी है जो ठीक होगा। 1 नंबर पर आएगा प्रसाद, 2 पर निराला, 3 पर पंत और 4 पर महादेवी। अब कैसे आएगा? तो देखो मैं यहाँ पर 1 नंबर लिख देता हूँ, फिर नीचे 2 नंबर में निराला समझ लेना, 3 में पंत और 4 में महादेव। देखो 1 नंबर में प्रसाद बताया मैंने, तो प्रसाद का आपको मिलता है 1889 से 1937 जीवन काल में मिलता है। निराला की बात करूं 1899 से 1961 देखने को मिलता है। पंत की बात करें 1977 तक, और वर्मा की बात करें महादेव तो 1907 से 1977। इनकी रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आरोही क्रम में बढ़ते हुए तो 89, 99, 1900 और 1907। ठीक बात। चलो प्रकृति का आप बोलो गुरुजी यार आसान सा सवाल है ये। सवाल आसान है लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से याद रखनी जरूरी है, और कईयों को आसान सवाल भी है जो नहीं आता है, तो नहीं आता तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, निराला, पंत, बच्चन। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार, तो कौन हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, पंत को है जो कहा जाता है सुकुमार कवि या सुकुमार राजकुमार। बी विकल्प यहाँ पर ठीक होगा। अब देखिए प्रसाद की मैं बात करूँ, प्रसाद को क्या कहा जाता है पता है? कलादरिया झारखंडी। इनके उपनाम क्या मिलते हैं? प्रसाद के उपनाम कलादरिया झारखंडी उपनाम मिलते हैं प्रसाद के। इस डिस्क्रिप्शन के लिए, इस व्याख्या के लिए मैंने ये सवाल लिया है। निराला जो है, निराला के बारे में क्या मिलता है? एक तो निराला नाम मिलता है इनका, और क्या मिलता है? महाप्राण आता है निराला, महाप्राण निराला। साहित्य शार्दुल, साहित्य शार्दुल, ये भी इनके लिए
आता है। ठीक है, पंत की बात करते हैं थोड़ा सा। तो पंत देखिए साहब, एक तो प्रकृति का सुकुमार ऊपर देख ही लिया हमने, अप्सरा लोक का कवि भी इसको कहा जाता है, इनको अप्सरा लोक का कवि। एक इनको कहा जाता है गोसाई दत्त पंत भी मिलता है इनका नाम, और स्वर सिद्ध भी कहते हैं इनको, इनके उपनामों में स्वर सिद्ध भी जुड़ा हुआ है। और बच्चन जो है अपने हरिवंश राय बच्चन, जनता के बीच के कवि है जो कहा जाता है इनको, जनता के बीच का कवि। सवाल है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। सवाल तो आसान है लेकिन व्याख्या देखेंगे। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की कहा जाता है, मीरा कहा जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा जो छायावाद के 4 स्तंभ है, कौन कौन से, जयशंकर प्रसाद नाम आता है, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इनमें से 4 स्तंभों में से एक है। परीक्षा में यह सवाल भी कई बार पूछा गया है, निम्न में से छायावाद का स्तंभ नहीं है, 3 दे देंगे, 1/4 है जो नहीं देंगे। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में नाम आता है महादेवी वर्मा का। छायावाद की जो लघुत्रयी है, 4 स्तंभ तो पता ही है, ये ध्यान में रखना, छायावाद की लघुत्रयी, यह सवाल भी कई बार पूछा गया है साहब। लघुत्रयी, इनमें भी महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, किनका नाम आता है, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, इनमें भी नाम आता है इनका। साथ ही महादेवी जो वर्मा है, इसको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणी भी कहा जाता है। तो परीक्षा में सवाल आ जाए, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणी किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ध्यान में रखना। प्रमुख कृतियों की बात कर लेता हूं मैं इनकी, तो आप सबको पता है, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, यामा, देवशिखा, सप्तपर्णा, ये मिलती है रचना। और सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवि मानी जाती है। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। मन्नू भंडारी का क्या नाम था वास्तविक, महेंद्र कुमारी। सवाल है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। तो पुष्प की अभिलाषा किसने रची साहब, बताओ। उत्तर हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है गुरुजी, माखनलाल चतुर्वेदी साहब ने लिख दी पुष्प की अभिलाषा। और एक भारतीय आत्मा के नाम से भी ये चतुर्वेदी प्रसिद्ध है। इनको और क्या कहा जाता है, ये सवाल भी कई बार पूछा गया। एक भारतीय आत्मा, चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा भी कहलाते हैं। कैदी और कोकिला इनकी एक और राष्ट्रभक्ति परक प्रसिद्ध कविता है। क्या, कैदी और कोकिला, याद रखना, कैदी और कोकिला, ये भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविता है। बाकी इनकी रचना में आपको पता है, हिम किरीटनी, क्या नाम आता है, हिम किरीटनी 1943, हिम तरंगिनी 1949, माता, समर्पण, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और हिम तरंगिनी जो रचना है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं और इसको, हिम तरंगिनी जो इनकी रचना है, इसके लिए इनको 1955 में, कब, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी रचना पर 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा, फर्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा है जो गया था साहब। पहला सवाल, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, राय, देवी प्रसाद पूर्ण, मृत्युंजय, हरियोध, पथिक, रामनरेश त्रिपाठी। आपको 5-7 सवाल है जो कोटवाले भी इस प्रकार से देखने को मिलान करने वाले मिलेंगे। तो क्या होगा, मिलान करते हैं साहब। पहला जो है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किन की है,
हरियोध साहब की, प्रिय प्रवास हरियोध साहब। ठीक है, आपको दो भी पता हो जाती तो लगभग सवाल अपना ठीक हो जाता है। रंग में भंग कई बार जिक्र हो चुका है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण, मृत्युंजय इनकी है। ये सारी की सारी प्रसिद्ध रचनाएं और रचनाकार भी प्रसिद्ध, इनकी रचनाएं पूछी जाती है लगभग। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद की। और पथिक बची फिर, तो पथिक किनकी हो जाएगी, राम नरेश त्रिपाठी साहब की। तो प्रिय प्रवास हरियोध हो जाएगा, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, मृत्युंजय राव देवी प्रसाद पूर्ण और पथिक राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है गुरुजी, आगे बात समझिए आगे। तो फिर चलिए अगला सवाल, रचना काल की दृष्टि से, ये सवाल कई बार पूछा गया है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है आपको, रचना काल के अकॉर्डिंग। बताओ फिर कौन सा विकल्प होगा, वीडियो पॉज करके आप विकल्प अच्छे से पढ़ लीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी या डी? तो उत्तर हो जाएगा साथियों बी। अब गुरुजी बी कैसे हुआ? बी में देखो 1 नंबर पर प्रिय प्रवास है, 2 पे साकेत है, 3 पे तुलसीदास और 4 पे कृष्णायन। तो ठीक है, यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी कि बी विकल्प सही है ना। तो 1 नंबर 1 नंबर यानी 1 नंबर रचना, इसका रचनाकाल लिख देता हूँ। तो प्रिय प्रवास, सबसे पहले प्रिय प्रवास है, तो प्रिय प्रवास का क्या हो जाएगा 1914। ठीक है गुरुजी। फिर 2 नंबर पर क्या आई है, साकेत बताया मैंने, साकेत का 1931 देखने को मिलता है हमें। फिर 3 नंबर पे तुलसीदास 1938 देखने को मिलता है इसका रचनाकाल। 4 नंबर पे कृष्णायन, तो 4 नंबर कृष्णायन हो जाएगा 1943। ये हो गए, ठीक है, ईस्वी में है सारे के सारे। ठीक है गुरुजी, 14, 31, 38, 43 समझ में आ गए हमारे, ये अनुक्रम से होगा। ये भी सुन लीजिए, प्रिय प्रवास किन की अभी ऊपर हमने बात की, अयोध्या सिंह उपाध्याय साहब हरियोध की है। साकेत पता ही है आपको 1931 में गुप्त जी की है। और तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है 38 में। और कृष्णायन द्वारिका प्रसाद की। 4 नंबर पर क्या है, द्वारिका प्रसाद, 4 नंबर यानी ये कृष्णायन। ठीक है, और ये द्वारिका प्रसाद की है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया? तो आ गया तो फिर चलो अगले सवाल की तरफ। और वीडियो को लाइक किया करें आप हमेशा, जो भी साथी देखते हैं, और शेयर किया करें। आपके शेयर करने की वजह से आप आप किसी की मदद कर रहे हो। मैं निःशुल्क रूप से आपकी मदद कर रहा हूँ सभी की, और आप एक एक बंदा भी शेयर करेगा किसी को, तो आपके जरिए उनकी मदद होगी। तो आपके मदद का जो प्रतिफल है, जो हिस्सा है ईश्वर के रूप में, ईश्वर आपको वो मदद का है जो फल आपको अवश्य देगा कहीं ना कहीं। मदद ऐसे भी की जा सकती है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस युग में देखने को मिलती है? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल में, या फिर छायावादी? बताओ कौन से में मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा, ये मैंने आपको 2-3 रोज पहले भी एक सवाल में लिया था, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की अपने इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलती है। यहाँ पर देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण का है जो उद्दीप्त स्वर भी देखने को मिलता है। ठीक है गुरुजी, तो बताओ फिर अगला सवाल, आसान सवाल है, इसका तो उत्तर आप ही देना कमेंट में। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा है जो क्या है, काल सीमा कब तक मानी जाती है? 1850 से 1900, 1900 से 1947, 1947 से 1970, 1900 ईस्वी से 1918। क्या उत्तर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? सन के साथ आप लिख दीजिएगा कमेंट में। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो कवि है वो द्विवेदी युग का है? कौन सा? मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस युग के, जैसे भारतेंदु हो गया, द्विवेदी हो गया, छायावादी हो गया, प्रगतिवादी हो गया, ये जितने भी युग हैं, इनके जो प्रमुख कवि हैं, सारे तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रमुख कवि हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा। इनका सवाल एक पक्का पूछा जाता है, इनमें से द्विवेदी युग का कवि है या छायावादी युग का कवि नहीं है, इस प्रकार से। तो बताइए द्विवेदी युग का कौन सा कवि है इनमें से? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही? आप सोचकर उत्तर दीजिए क्या होगा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। ये द्विवेदी युग के हैं। तो गुरुजी ये द्विवेदी युग के हैं, तो बाकी कौन से के हैं? तो बद्रीनारायण चौधरी जो प्रेमघन है अपने,
1 नंबर, ठीक है। और राधा कृष्ण दास 2 नंबर। ये तो क्या है, किस युग के, भारतेंदु युग के। चौधरी और राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के, और जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है ये द्विवेदी युग के, मैंने बता दिया। जबकि जो जसवंत सिंह महोदय हैं, ये आपने जसवंत सिंह की रचनाएं मैंने आपको कई बार बताई थी, ये हैं अपने रीतिकाल के, रीतिकाल के। तो चौधरी और राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के, जसवंत सिंह रीतिकाल के, और गया प्रसाद शुक्ल जो है ये द्विवेदी युग के हो जाएंगे। चलिए साहब, अगला सवाल, रस कलश किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया है ये सवाल भी। रस कलश रचना के विषय में किसकी है? श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, मैथिली शरण गुप्त की। रस कलश उत्तर हो जाएगा। पहले मैंने इनकी रचनाएं बताई, तब बताया था, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, ठीक है। रस कलश पाठक की मैं प्रमुख रचना बता देता हूँ, और पहली रचना भी मानी जाती है गुणवंत हेमंत, ध्यान में रखना। गया प्रसाद शुक्ल की अपने प्रेम पच्चीसी भी एक प्रसिद्ध रचना है, और इनकी प्रसिद्ध कौन सी है? गुप्त साहब की भारत भारती, भारत भारती, ठीक है बात। और हरियोध जो अपने अयोध्या सिंह है, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त आदि द्विवेदी मंडल के कवि हैं, जबकि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, ठीक है बात। द्विवेदी मंडल के कवियों की बात आए तो हरियोध, पाठक और गुप्त हैं, और द्विवेदी मंडल का जो बाहर का कवि है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक विकल्प यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये तीनों तो है द्विवेदी मंडल के, और बाकी ये नहीं है। चलिए, ये भी बात समझ में आ गई। अगला सवाल लेते हैं फिर। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का जो विकास है वो सर्वाधिक किस प्रकार का साहित्य है जो सृजन करने में मिला इनको? किस प्रकार के साहित्य के रूप में देखने को मिलता है कि सर्वाधिक विकास इस तरीके में इन्होंने किया है, इस फील्ड में काम किया? एक नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में, या मुक्तकार के रूप में? तो इन्होंने विशेष तौर से इनका डेवलपमेंट किस क्षेत्र में मिलता है आपको? तो उत्तर हो जाएगा प्रबंधकार के रूप में। यानी कि प्रबंधकार कैसे गुरुजी? तो इन्होंने क्या, जो प्रबंध काव्य है, जो उसकी परंपरा विलोपित से हो रही थी एक तरीके से, तो आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपन जो परंपरा, उसके संरक्षक गुप्त जी है जो माने जाते हैं। यानी प्रबंध काव्य इन्होंने खूब रचे हैं। इनकी रचनाओं में सुन लीजिए, फिर बता रहा हूँ। रंग में भंग, रंग में भंग 1909, कई बार कोर्ट में पूछी जाती है। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध 1910, किसान भी कई बार पूछी जाती है 1917, इन्हीं की रचना है। विकट भट्ट 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, भारत भारती का जिक्र हमने कर ही लिया, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, हिडिंबा, ये इनकी रचनाएं। अगला सवाल, इस सवाल को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यानी कि एक रचना नायिका प्रधान नहीं है इनमें से, और बाकी 3 होगी। तो यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। बताओ, उत्तर हो जाएगा बी, पंचवटी। ये नायिका प्रधान नहीं है, तो ये नायिका प्रधान नहीं है पंचवटी। तो ये किस प्रकार है? ये नायक प्रधान है, नायक प्रधान। ठीक है गुरुजी, नायक प्रधान की भी बात मान ले, लेकिन नायक है कौन? नायक है लक्ष्मण जी। नायक कौन है इसमें? लक्ष्मण जी। तो गुरुजी बाकी 3 का भी कुछ बता दो। तो जो अपने पंचवटी हो गई, पंचवटी तो ये हो ही गई, समय इसका 1925 से ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो यशोधरा, साकेत, यशोधरा तथा विष्णुप्रिया, ये द्विवेदी युगीन का जो कवि अपने गुप्त इनकी रचना, ये बात तो आपके ठीक आ गई समझ में। यशोधरा जो है, अब यशोधरा में क्या है? गौतम बुद्ध की पत्नी, गौतम बुद्ध की पत्नी है यशोधरा, उसका वर्णन है उसका नायिका के रूप में। साकेत के अंदर लक्ष्मण जी की पत्नी कौन?
उर्मिला जी का वर्णन है। ठीक है गुरु जी, समझ में आ गई बात। और जो विष्णु प्रिय है इसमें पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया का नायिका के रूप में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है बात। ये तो तीनों नायिका प्रधान हो गई और एक नायक प्रधान। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज के जो सारे के सारे क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। कल हम फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आप वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के लिए अगर आपको वन लाइनर बुक की आवश्यकता है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। केवल 184 पेज के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिविजन के लिए एकदम शानदार बुक है। तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा अगर आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी के लिए ये बुक है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734 पे। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता जो ग्रेड 1 है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी कुल पेज 204 के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिवीजन के लिए एकदम शानदार पुस्तक है। इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन मंगवाने के लिए व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर पे के ऊपर 8619738734 पे। आपके नज़दीकी बुक डिपो पे भी अवेलेबल हो सकती है, आप उसे एक बार पूछताछ कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे अवेलेबल होती है तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ मैसेज डालना है, बुक का नाम लिख दीजिएगा, आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी कैसे क्या पेमेंट करना है और किस प्रकार से आपके घर तक ये बुक पहुँचाई जाएगी। हमारा नवसृजन क्लासेस नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऊपर मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ है 2nd ग्रेड के लिए, कंप्लीट वीडियो कोर्स है 2nd ग्रेड हिंदी का और कंप्लीट वीडियो कोर्स है 1st ग्रेड हिंदी का भी। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ की नीड है तो आप इस नवसृजन क्लासेस नाम के ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर ऐप में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है नवसृजन क्लासेस नाम से, उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम की अपडेट्स होती है वो आपको यहाँ पे साझा की जाती है। हमारा कवि आदि गणेश नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको जितनी भी अपडेट्स होती है क्लास से रिलेटेड वो दी जाती है। किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।